हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। यह जो वीडियो है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है, उसका अगला पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेन और उसके आसपास के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले के दो वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं, आप प्लीज उनको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा एक बार, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए अभी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया, एक छोटा सा रिकैप में दे दूं कि न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स यानी कि सिग्नल जो है वो ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे एक न्यूरॉन काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और मुझे जहाँ तक लगता है प्रयास थोड़ा सा सफल हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो जैसा कि मैंने बोला है पहले भी कि आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन, जो कि नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो ब्रेन किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ब्रेन जो होता है इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि तीन पार्ट में भी डिवाइड होता है, फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, पांच पार्ट में भी डिवाइड होता है, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। तो एक एक करके आप इस पूरे चैप्टर को ख़त्म होने दीजिए, एक एक करके सारे वीडियोस को देखिए और उसके बाद फिर पता चलेगा आपको कि क्या सच में आप कंफ्यूज हैं या नहीं। बहुत सिंपल है इसके डेफिनेशंस और इसके जितने भी पार्टीशंस है, बहुत ही इजी है समझने के लिए। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है उसका तीन बेसिक पार्ट होता है। पहले वाले को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब, फोर का मतलब आगे का हिस्सा, फोर ब्रेन मतलब अगला वाला ब्रेन, आगे का ब्रेन। दूसरा होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब हुआ बीच का ब्रेन। ठीक, तीसरा वाला हुआ हाइंड ब्रेन। हिंदी में इन तीनों को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तीन मेजर पार्ट हैं ब्रेन के। ठीक है, अब अग्र मध्य पश्च के और फिर इसके अंदर डिवीजन होते हैं। फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रा क्रूराई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नाम टफ है, मैंने लेक्चर जब पहला लिया था इस चैप्टर का तभी मैंने बोला था नाम थोड़े से टफ होंगे। हम ट्राई करेंगे कि जैसे जैसे हम ब्रेन में आगे बढ़े नाम को थोड़ा सा समझने का कोशिश करें, ताकि नाम जो है वो इजीली याद हो जाए। क्योंकि नाम टफ तब लगते हैं जब वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं याद करने में, या सुनने में नए से हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आपको मतलब समझ में आने लगेगा तो बहुत सारी चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन भी आपको आसान लगेगा और उनको आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब हाइंड ब्रेन में आते हैं। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, ठीक, इसके बाद आता है पॉन्स और इसके बाद आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो तीन मेजर पार्ट हाइंड ब्रेन के होते हैं। ठीक है, अब
इन सारे पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन हैं, इन सारे पार्ट्स में और फर्दर डिवीजन होते हैं, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो हम जैसे जैसे इन चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम एक एक ब्रेन के एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे और उनके फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेन का सबसे बेसिक चीज़, और वो होता है ब्रेन का प्रोटेक्शन। क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्रेन के पार्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रेन का प्रोटेक्शन। सबसे शुरुआत हम यहीं से करते हैं। अब देखिए प्रोटेक्शन से क्या मतलब है। ब्रेन जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही आवश्यक अंग है, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे ही आपकी बॉडी में कुछ और इम्पॉर्टेंट अंग हैं। ऐसे तो हर ऑर्गन इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब उनके बिना सर्वाइवल जो है पॉसिबल ही नहीं है। वाइटल ऑर्गन्स जिनको आप बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टमक में चोट लग जाए, स्टमक में इन्फेक्शन हो जाए, कोई पेट में चाकू घोंप दे, आप जी सकते हो, एक दिन तक भी जिंदा रह सकते हो, ठीक है, अगर डॉक्टर नहीं आ रहा तो भी, ठीक। अगर उसका इलाज कर लें तो फिर आप नॉर्मल लाइफ, लगभग नॉर्मल लाइफ जिंदा रह सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका हार्ट जो है, अगर उसमें कोई चाकू घोंप दे, एकदम इंस्टेंटेनियस डेथ होती है, बहुत जल्दी। लंग्स में भी वैसा ही है, ब्रेन में भी वैसा ही है। तो ये 2-3 ऑर्गन जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वाइटल है, आपके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनके आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला स्टमक में चोट लगती है, किडनी में चोट लगती है, उनका इलाज होने में भले लंबा समय लग जाए, लेकिन तब तक सर्वाइवल पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि अभी इन्फेक्शन हो गया और तुरंत डेथ हो जाएगी, लेकिन हार्ट में ऐसा है, हार्ट एकदम रुका और एकदम तुरंत डेथ हो जाती है, विद इन मिनट्स हो जाती है। लंग्स में भी वैसा ही है, ब्रेन में भी वैसा ही है, ठीक है। तो इनके आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अगर आप ध्यान देंगे तो स्टमक के आसपास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक, कोई बोन नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, सीधा स्किन है, मसल है और फिर अंदर में ऑर्गन है। वैसे ही उसी तरीके से इंटेस्टाइन के आसपास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन आप अगर देखें चेस्ट वाले रीजन में लंग्स और हार्ट के आसपास प्रोटेक्शन होता है, ब्रेन के आसपास प्रोटेक्शन होता है। अब ये प्रोटेक्शन की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन की 3 लेयर होती है। पहला लेयर होता है बोन का, दूसरा लेयर होता है मेम्ब्रेन का, और तीसरा लेयर होता है फ्लूइड का। फ्लूइड यानी कि लिक्विड का। फ्लूइड का यानी कि लिक्विड का, ठीक है। तो आपको लंग्स के आसपास और हार्ट के आसपास पसलियां मिलेंगी, रिब्स मिलेंगी, बोन का प्रोटेक्शन हुआ। उसके बाद क्या होता है कि हर इंटरनल ऑर्गन एक कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर में, झिल्ली के अंदर बंद होता है, मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर में कवर्ड होता है, बंद होता है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब होता क्या है, देखिए क्या है, बोन का काम क्या है कि बाहर से अगर ऐसे कोई बहुत जोर से चोट लग रही है तो सीधा ऑर्गन के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना पड़े, तो बोन जो होता है उस ऑर्गन को स्ट्रेंथ देता है और एक रिजिडिटी देता है, ताकि बाहर से जब चोट लगे तो बोन उसको सहन कर ले, और जो चोट है, चोट का जो शॉक है वो किसी इंटरनल ऑर्गन तक ना पहुंचे। तो बोन जो होता है वो एक हार्ड स्ट्रेंथ देने का काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये बोन है, ठीक है। अब इसके अंदर में ये कोई ऑर्गन रखा हुआ है, ठीक है, मेरी मुट्ठी ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है मान लीजिए। अब बाहर से चोट लगेगी तो ये ब्रेन जो है बार बार बोन से जाके ऐसे टकराएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके टकराएगा। अब इस टकराने के कारण ये बोन ही क्या करेगी, इस ऑर्गन को डैमेज कर देगी। तो इस ऑर्गन के ऊपर में एक मेम्ब्रेन का लेयर होता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन का लेयर जो है इस फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, ये फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। और आखिरी में लिक्विड भरा होता है, इसी मेम्ब्रेन के अंदर में एक लिक्विड, एक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। इस लिक्विड का, इस फ्लूइड का काम होता है कि जो शॉक लग रहा है उसको ऑब्जर्व कर ले। जैसे कि कोई भी चीज़ पानी के अंदर होगी ना तो उस पर चोट कम लगेगी, प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि पानी जो होता है वो फोर्स को
ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पानी तो नहीं, बट हाँ पानी जैसा तरल पदार्थ जो है वो भरा हुआ होता है, जिसमें ऑब्वियसली वाटर का भी कंसंट्रेशन होगा। तो ये जो पानी होता है, ये जो लिक्विड होता है, बाहर से आने वाले शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है, तो शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। ठीक है, अब ये 3 लेयर हो गए शॉक ऑब्जर्वर। ठीक है, अब शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। अब ये तीनों प्रोटेक्शन जो है लेयर का, ये तीनों प्रोटेक्टिव लेयर जो है हार्ट के आसपास भी है, लंग्स के आसपास भी है और ब्रेन के आसपास भी है। ठीक है, अब हर जगह इन तीनों का अलग अलग नाम है। लंग्स के आसपास जो मेम्ब्रेन है उसका नाम अलग है, हार्ट के आसपास जो मेम्ब्रेन है उसका नाम अलग है, वैसे ही ब्रेन के आसपास जो मेम्ब्रेन है उसका नाम अलग है। ठीक है, तो वैसे ही लिक्विड जो भरा हुआ है उन तीनों का भी नाम अलग अलग है, तो हमको नाम भी जानना है। ठीक, तो ब्रेन के आसपास जो बोन है, हड्डी का कवर है, उस हड्डी के कवर का नाम तो सबको पता है कि कौन सा हड्डी है। कौन सी हड्डी होती है? क्रेनियम। कौन सी हड्डी होती है? क्रेनियम। आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने स्कल सोचा होगा, स्कल भी एक तरीके से सही आंसर है। क्रेनियम जो है वो स्कल का पार्ट होती है। स्कल ये पूरी खोपड़ी को बोलते हैं, पूरे सिर के हड्डी को बोलता है। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट है, एक ये फेशियल वाला पार्ट है कि जिसमें चेहरा बनता है, और दूसरा ये वाला हिस्सा जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो स्कल बोन के 2 पार्ट होते हैं, पहला फेशियल बोन्स और दूसरा क्रेनियल बोन। फेशियल बोन जो आपका चेहरा बनाएगा और क्रेनियल बोन जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखेगा, जिसको ब्रेन बॉक्स भी हम लोग कॉमन टर्म में कह देते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो क्रेनियम जो होगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली बोन। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या पढ़ेंगे? मेम्ब्रेन का नाम है यहाँ पर मेनिंजस। मेम्ब्रेन का नाम क्या है? मेनिंजस, इसको बोलेंगे मेनिंजस। अब मेनिंजस क्या होता है, मेनिंजस के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, इस फ्लूइड का नाम है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब देखिए कि जो क्रेनियम बोन है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी हड्डियां होती है, कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे CSF और मेनिंजस के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं मेनिंजस के साथ, मेम्ब्रेन के साथ, मेम्ब्रेनस कवरिंग के साथ। ठीक है, चलिए। अब मेम्ब्रेन कवरिंग जो होता है उसका नाम जैसे कि मैंने बताया मेनिंजस है, और हमारा हेडिंग हो जाएगा अब मेनिंजस। अब ये जो मेनिंजस का लेयर है, ये सिंगल झिल्ली नहीं है, ये मल्टीपल लेयर्स का बना हुआ एक प्रोटेक्टिव कवर है। ठीक है, एक सिंगल लेयर नहीं है, इसमें मल्टीपल लेयर है, एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेनिंजस के जो लेयर हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है। बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर, अंदर की तरफ आर्कनॉइड, और सबसे अंदर की तरफ पाया मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड और पाया मैटर, 3 लेयर जो होते हैं मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए अब इनके बारे में समझते हैं। ड्यूरा मैटर जो होता है वो सबसे बाहर है और ये हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड सब्सटेंस होता है। आर्कनॉइड जो होता है मिडिल में होता है और ये फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है। और पाया मैटर सबसे अंदर है, पाया मैटर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक, पाया मैटर जो है वो सॉफ्ट होता है। चलिए अब इनको हम एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एक हम एनिमेशन देख के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोटेक्टिव कवरिंग जो ब्रेन के आसपास होता है। ठीक है,
तो इसको थोड़ा बड़ा करता है। अब देखिए आपको ये ब्रेन दिख रहा है और ये ब्रेन के आसपास ये कवर दिख रहा है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग दिख रहा है। इसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को इनलार्ज करके यहाँ पर बनाया गया है। तो इसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को यहाँ पर इनलार्ज करके बनाया गया है। तो देखो अब आपको दिख रहा होगा 3 लेयर में बटा हुआ आपका मेनिंजियल लेयर। तो एक पतली सी झिल्ली जैसी संरचना है। जैसे ही आप खोपड़ी को खोलोगे वहां पर झिल्ली जैसा, मेम्ब्रेन जैसा ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलेगा। उसको कट करके अलग करेंगे तब आप ब्रेन को टच कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है चारों तरफ से ऐसे झिल्ली से घिरा हुआ है। अब वो झिल्ली जो है आपको यहाँ पर ये कलरफुल दिख रही होगी। आपको नाम भले समझ में ना आ रहा हो, मैं अब एक एक करके आपको मार्क करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। देखो ये वाला हिस्सा जो है ये, इसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं। इसको हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं, ठीक है। ये जो ग्रे वाला लाइन है इसको हम लोग आर्कनॉइड बोलते हैं। इसको आर्कनॉइड बोलते हैं। और ये जो लेयर है ये वाला, इसको पाया मैटर कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 3 लेयर होता है, ठीक है। तो ये तो आपको दिखाने के लिए कि ब्रेन के आसपास किस तरीके से ये मेम्ब्रेन जो है आपको देखने को मिल रही है। दिख रही है एकदम सिंपल, क्लियरली, आराम से देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, ठीक। बहुत आसान है, बहुत इजी है इसको समझना। अब मैं इसको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा इजी वे में आपको समझ में आ जाए। ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए था कि किस तरीके से होता है। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले ड्यूरा मैटर। अब ड्यूरा मैटर जो होता है वो 2 लेयर का ड्यूरा मैटर होता है। मतलब ड्यूरा मैटर खुद जो है वो 2 लेयर में बटा हुआ है, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर जो है वो 2 लेयर में इस तरीके से बटा हुआ है। तो ये रेड वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये ड्यूरा मैटर का है, ओके। रेड वाला जो हिस्सा है ये ड्यूरा मैटर का है। चलिए इसको ठीक से साफ साफ बनाते हैं, फिर से थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर हो गया था। ये वाला हिस्सा ड्यूरा मैटर हुआ। अब इसके नीचे आता है आर्कनॉइड का लेयर। आर्कनॉइड जो होगा एक छोटे से गैप के बाद होगा। ड्यूरा मैटर और आर्कनॉइड के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, ठीक है। ये गैप में तो फिर इस तरीके से, जैसा कि मैंने बोला था फाइब्रस होगा आर्कनॉइड, तो ये आर्कनॉइड जो है फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाता हुआ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना आर्कनॉइड का लेयर। अब आर्कनॉइड के लेयर के बाद फिर एक छोटे से गैप के साथ एक और लेयर होती है। इस लेयर को हम पाया मैटर कहते हैं, ठीक है। तो नामकरण कुछ इस प्रकार से होगा इन सभी का। ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ये आर्कनॉइड, सॉरी, और ये पाया मैटर। पिया मैटर भी बोलते हैं कई लोग पाया मैटर भी बोलते हैं। पाया मैटर भी सही है, पिया मैटर भी सही है, दोनों सही है ना, कोई ऐसा गलत नहीं है किसी भी तरीके के प्रोनाउंसिएशन में। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पिया मैटर के जस्ट नीचे बिना किसी गैप के अपना ब्रेन होता है। तो ब्रेन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ब्रेन का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। अब आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक गैप यहाँ पर है, ठीक, ये वाला गैप है एक, जो कि ड्यूरा मैटर और आर्कनॉइड के बीच में, ठीक है। इस गैप को बोलते हैं सब ड्यूरल
स्पेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। एक स्पेस आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक, ये देखने को मिल रहा है। इस गैप को देखो, क्या है कि ड्यूरा मैटर 2 लेयर का बना है। ड्यूरा मैटर में खुद 2 लेयर है, एक ये, और दोनों के बीच में एक गैप है। इस गैप का नाम बता रहा हूं मैं ना, इस गैप का नाम है ड्यूरल साइनस। इस गैप का नाम क्या है, ड्यूरल साइनस। तो ये हो गया अपना ड्यूरल साइनस, ठीक है। अब क्योंकि आर्केनॉइड जो है वो फाइब्रस होता है, तो आर्केनॉइड फाइब्रस के बीच बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। इसका नाम हो गया सब आर्केनॉइड स्पेस। तो ये 3 नाम अपने को याद रखना है, ड्यूरल साइनस, सब ड्यूरल स्पेस और सब आर्केनॉइड स्पेस। ये तीनों कहाँ पर प्रेजेंट है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन्हीं तीनों का काम होता है क्या करना, प्रोटेक्शन करना। आपको इतने नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे कि इनमें ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है जो अपने को हेल्प करता है। मेनिंजेस जो होते हैं वो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, पर उसके ग्रोथ के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ब्रेन कहीं डैमेज हो जाए तो उसमें मेनिंजेस के डैमेज होने का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस का नाम सुना होगा। मेनिंजाइटिस जो होता है वो इन्हीं मेनिंजस के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। मेनिंजाइटिस बहुत सारी रीज़न से होता है, जनरली ये वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और इसमें जो मेनिंजस होते हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, सूज जाते हैं, है ना, टेक्निकली बोला जाए तो सूज जाते हैं। और ये जो इन्फ्लेटेड मेनिंजस होते हैं ये ब्रेन को डैमेज करते हैं, और इसी बीमारी को हम मेनिंजाइटिस की बीमारी कह देता है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस बड़ी खतरनाक सी डिजीज़ है, लगभग इनक्योरेबल है, इसका कोई क्योर नहीं हो पाता है, ठीक है, इलाज करना बड़ा मुश्किल है। ब्रेन का कोई भी अगर किसी भी तरीके की बीमारी है अगर ब्रेन में, तो उसके इलाज को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो न्यूरॉन का बना है। न्यूरॉन जो होते हैं वो बिल्कुल रीजनरेट नहीं करते हैं, उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। तो अगर कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो उसके बन पाने की संभावनाएं नहीं होती है। बहुत रेयर केस में, जैसे स्किन में, जहाँ पर आपकी स्किन कट गई है तो वहाँ पर थोड़े बहुत न्यूरॉन वापस बन सकते हैं, अदरवाइज नर्व न्यूरॉन जो होते हैं बिल्कुल भी नहीं बनता है। इसके अलावा ब्रेन जब डैमेज होता है तो वो हिस्सा ब्रेन का जो डैमेज हो गया है वो जिस भी बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता होगा वो बॉडी फंक्शन भी पूरी तरीके से रुक जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये समझने की ज़रूरत है कि मेनिंजस जो है वह बड़े इंपॉर्टेंट, और अगर किसी तरीके से वो खराब हो जाए तो उसका इलाज कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, एक चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी CSF के बारे में, ठीक है, CSF के बारे में। अब ये CSF होता क्या है? CSF जो होता है वो एक लिक्विड है। अब ये कहीं पर बनता है, कहीं पर बहता है, कहीं पर खत्म होता होगा। कंटिन्यू CSF जो है वो बनता रहता है। CSF के बारे में जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अभी मैं एक हिंट करता हूँ। CSF जो होता है वो पाया मैटर में बहता है, बनता है, पाया मैटर प्रोडक्शन करता है इसका, ठीक है। ये फिर आर्कनॉइड में बहता है, आर्कनॉइड जो होता है इसमें बहता है, फ्लो करता है, और जो ड्यूरा मैटर होता है उसमें ड्रेन होता है, मतलब बाहर निकलता है, वहाँ पर साफ सुथरा होने के लिए बाहर निकल जाता है, खराब हो जाता है तो बाहर चला जाता है, बह के बाहर चला जाता है, तो ड्रेन होता है। तो यही मेनिंजस में ही ये कहीं कहीं घूमते रहता है। तो क्या CSF इन्हीं मेनिंजस में होता है, इन्हीं के आसपास होता है? तो हाँ, कह सकते हैं मेनिंजस के आसपास होता है, लेकिन मेनिंजस से थोड़ा दूर भी CSF पाया जाता है। तो अभी हम आगे CSF के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अब ये जो मेनिंजस होते हैं, मेनिंजस जो होते हैं, एक मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। मेनिंजस बड़े हैं इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये मेनिंजल का लेयर है, आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लू वाला पार्ट है पूरा आर्कनॉइड को शो कर रहा है, ये हिस्सा, ये पूरा मेनिंजस है, ठीक है। कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है।
इस फोटो को कहाँ से निकाला हमने? यहाँ से निकाला। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्या है, ये ब्रेन की फोटो है। ब्रेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। ब्रेन जो है दो पार्ट में बीच में से कटा हुआ होता है, आपको पता है राइट ब्रेन अलग होता है, लेफ्ट ब्रेन अलग होता है। ये क्योंकि चारों तरफ से ब्रेन को मेनिंजस कवर करके रखता है, तो ये जो बीच में जगह चली जाती है खाली, उस जगह में जाके ये लोग घुस जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है इस गैप में जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में या राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पर मेनिंजस घुस जाते हैं। इस वाले मेनिंजस को बोलते हैं फाक्स सेरिब्री। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेनली जो ड्यूरा मैटर होता है वो घुस जाता है। तो ये फाक्स सेरिब्री क्या है? ड्यूरा मैटर है, जो कि दो हेमिस्फीयर के बीच में घुस गया। तो ब्रेन के दोनों साइड के बीच में घुसने वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं फाक्स सेरिब्री, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसका भी एक फोटो यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए। हाँ, अब कुछ तो करना पड़ेगा कहीं पर अरेंजमेंट, तो हम लोग कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फोटो को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। फोटो क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगता है, और इसके बाद ये समझने में आपको बहुत आसानी देगा, ठीक है। इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो आई होप आपने ये अपना स्क्रीनशॉट जो है वो सेव कर लिया होगा, ठीक है। चलिए 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 चलिए, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे CSF पढ़ने में, ठीक है। कहाँ चलेंगे? CSF पढ़ने में। CSF क्या है? CSF होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक। CSF का फुल फॉर्म हुआ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रो वर्ड जनरली हम लोग पूरे एंटायर ब्रेन के लिए यूज करते हैं। तो सेरिब्रम यानी कि ब्रेन की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में फ्लो करता है, ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये करता क्या है कि ये तो शॉक ऑब्जर्वर का काम करता ही है, शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक और चीज करता है, वो देता है न्यूट्रिशन। अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन में डायरेक्टली ब्लड का फ्लो नहीं होता है ना, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। ब्रेन में डायरेक्टली ब्लड का फ्लो नहीं होता, और ब्रेन जो है बड़ी नाजुक सी जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी जगह है। यहाँ पे डैमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहिए। तो बॉडी क्या करती है? ब्रेन के आसपास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लड में से अच्छी चीज़ों को फिल्टर करते हैं और ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। फिल्टर करके बनाया गया ये फ्लूइड है। तो CSF क्या है? ब्लड से फिल्टर करके बनाया गया फ्लूइड, वो फ्लूइड जो ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें बहुत सारे आयन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है, और इसमें क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम वगैरह होते हैं इसमें, इसके अलावा अमाइनो एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो CSF के अंदर होती है, ठीक है। अब CSF की ज़रूरत क्यों है वो आपको आगे समझ में आएगा कि ब्लड जो है ब्रेन तक पहुंच क्यों नहीं पाता है। इसके अलावा CSF में क्या याद रखना? बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। CSF जो है PCP और ACP में बनता है। ये PCP और ACP में बनता है। PCP ACP क्या है? प्रॉक्सिमल कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक। और इसको बोलते हैं एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। अब ये है क्या? प्लेक्सस का मतलब होता है लेयर, ठीक है। प्लेक्सस का मतलब होता है लेयर या स्तर। अब ये कोरॉइड प्लेक्सस क्या है? कोरॉइड प्लेक्सस जो है वो स्पेशल टाइप के
एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ होता है। आपको एक इमेज दिखाता हूँ, बहुत क्लियर उसमें से आपको हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और आपको फिर मैं वाली चीज़ भी समझाऊंगा कि मैंने जब बोला था कि जो CSF होता है वो बनता पाया मैटर में है, लेकिन वो फ्लो कहीं और करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं जहाँ पर अब येलो से मार्क करूँगा, यहाँ पर और यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू होता है। इनके बगल से ब्लड वेसल जाती है। ब्लड वेसल में से ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं और उसको फिल्टर करते हैं। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला येलो पार्ट जो है नीचे वाला, इसी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस, पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस, और ये ऊपर वाला एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। अब ये जो है एपिथेलियम प्लस, ये क्या है, एपिथेलियम टिश्यू प्लस पाया मैटर, इन दोनों को मिला के बनता है कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू प्लस कोरोइड पाया मैटर, इन दोनों को मिलके बनाता है कोरोइड प्लेक्सस। और यहीं पर जो है CSF बनता है। तो मैंने बोला था पाया मैटर में CSF बनता है। ठीक है, अब CSF फ्लो कहाँ पर करता है? CSF का जो फ्लो होता है, CSF का जो फ्लो होता है वो होता है एक तो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में, इसके बाद होता है सेंट्रल कैनाल में, और तीसरा और लास्ट होता है सब आर्कोनाइड स्पेस में। तो जैसे मैंने बोला था बनता पाया मैटर में है और फ्लो आर्केनॉइड में करता है। तो सब आर्केनॉइड स्पेस में, क्योंकि वहाँ पर गैप है तो वहाँ पर वो लिक्विड फ्लो करता है ब्रेन के बीच में। अब आपको ये ब्रेन में आपको ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा जो ब्लू वाला पार्ट है, इन्हीं को बोलते हैं वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो ये वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन का ये साइड व्यू है और ये पीछे से व्यू है। एक्चुअली में मान लीजिए ब्रेन एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर में ऐसे 2-3 ट्यूब जो है वो लगी हुई है। वो ट्यूब जो होती है ब्रेन को सीधा रखने में हेल्प करती है, ऐसा मान लेते हैं, सपोर्ट करती है। ठीक है, ये क्योंकि अंदर से खोखली ट्यूब है तो उनके अंदर वो लिक्विड फ्लो करता है। 2 ट्यूब ऐसे हैं, एक ट्यूब इन दोनों के बीच में है और एक ट्यूब नीचे है। तो टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन के अंदर। और ये जो फोटो है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन की है, मैंने जानबूझ के ये फोटो लगाई ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सेंट्रल कैनाल क्या है? सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड में होता है, क्योंकि CSF स्पाइनल कॉर्ड में भी फ्लो करेगा। तो CSF स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो कर सके तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में छोटा सा एक गैप होता है, और क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड लंबी है तो वो गैप जो है वो एक छोटी सी पतली सी ट्यूब जैसी, नलिका जैसे दिखती है। तो उसी को हम कैनाल कहते हैं जहाँ पर लिक्विड फ्लो करता है। तो सेंट्रल कैनाल के अंदर में लिक्विड फ्लो करता है। ये कहाँ पर होगा? ये कहाँ पर होगा? ये होगा स्पाइनल कॉर्ड में, ये होगा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, चलिए हो गया। CSF के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत आपको है नहीं। एक चीज़ और अभी हम लोग समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको मैंने समय नहीं दिया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे खसका सकूँ। बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत इसमें है नहीं। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। चलिए चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में सबसे आखिरी में आएगा ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये नई सी चीज़ है, इसको शॉर्ट में BBB बोलते हैं। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर है क्या? आपको ऐसा कोई भी इक्विवेलेंट हार्ट और लंग्स के आसपास नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला था तीनों में बोन है, मेम्ब्रेन है, तीनों में फ्लूइड है, लेकिन ये जो बैरियर वाला हिस्सा है ये सिर्फ ब्रेन में है। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर है क्या? सिंपल सा है, ब्लड और ब्रेन के बीच में एक पार्टीशन है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो क्या है एक्चुअली में, कि ये मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है और ये टिश्यू है, इस तरफ टिश्यू है। ठीक है, तो होता क्या है कि ब्लड वेसल के बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं, स्लिट होता है। ठीक है, इन स्लिट में से ही कोई भी चीज़ बाहर आ सकती है। ठीक है, और कोई भी चीज़ इसके अंदर जा सकती है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन CO2,
H2O, अमोनिया, ठीक है, इस तरीके से फ्लो जो है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है स्लिट के थ्रू। लेकिन दिक्कत ये है कि इन स्लिट में से कभी कभी, क्योंकि ये स्लिट है, छोटा सा ओपनिंग है जिससे कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जा सकती है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई हार्मफुल मटेरियल जो है, जैसे कि नीला कलर का जहर, मतलब कोई हार्मफुल केमिकल, या कोई बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया जो है वो भी इसके थ्रू यहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये होल को क्रॉस करके कोई भी पहुँच सकता है। अब क्या होता है कि टिश्यू में जब ऐसा कोई मटेरियल पहुंचता है तो हम या तो बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, या तो बॉडी अपने से निपट लेती है। तो ऐसे कंडीशन में जब टिश्यू डैमेज हो जाती है तो डैमेज को कम से कम रखते हैं, हम ठीक करते हैं अपने आप को, और जितना डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर कर लेता है। लेकिन ब्रेन में ऐसा है नहीं। ब्रेन में क्या है कि अगर ब्रेन कहीं गलती से इस तरीके से डैमेज हो गया तो इलाज तो दूर की बात है, हमारा ब्रेन ख़त्म हो जाएगा और उसको वापस कभी ठीक किया भी नहीं जा सकेगा, और ब्रेन का डैमेज परमानेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बॉडी ने हमारी एक नया तरीका अपना कर रखा, इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये दिखता कैसा है, मैं आपको बहुत सिंपल सा एक डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम से आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, ये जो डायग्राम है इससे आपको समझ में आएगा। अब आपको इसमें बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला ये होल होते हैं, ठीक है, स्लिट होते हैं। अब इन स्लिट में से कोई चीज़ बाहर निकलेगी, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, एस्ट्रोसाइट। ये एस्ट्रोसाइट इन स्लिट्स के ऊपर जाके चिपक जाता है, अपने से प्रोसेस लगा के ऐसे करके चिपक जाता है, हाथ से ऐसे करके पकड़ लेता है। अब जब कोई चीज़ फिल्टर होके आएगी तो अगर वो यूजफुल है तो वो अपने मेम्ब्रेन से उसको क्रॉस होने देगा, ब्रेन तक पहुंचा देगा, और अगर कोई यूजफुल नहीं है तो उसको वापस वहीं पर वापस ढकेल देगा, ब्रेन तक आने नहीं देगा। तो ब्रेन तक कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पहुंच सकती, वहां पे बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, पर्सनल बॉडीगार्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट, हिंदी में सितारा कोशिका। तो ये जो आपको दिख रही है लाइट ब्लू कलर, ये एस्ट्रोसाइट है, और देखिए किस तरीके से इन्होंने ये ब्लड वेसल को जकड़ रखा है। अब यहाँ से कोई चीज़ आने की कोशिश करेगी तो उसको ये लोग फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिल्टर करके इसको ब्रेन की तरफ जाने देंगे, अदरवाइज जाने नहीं देंगे। तो मैंने आपको ग्लायल सेल्स बहुत पहले बताए थे, तो ये एक तरीके का ग्लायल सेल है, ठीक है। ग्लायल सेल दो अभी तक देख लिए हमने, एक शॉन सेल और एक ये एस्ट्रोसाइट, ठीक है। ये एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, और इसी ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण अगर हम दवाइयाँ खाते हैं ब्रेन के इलाज के लिए, दिमाग की किसी बीमारी के लिए, तो बहुत सी दवाइयाँ ब्रेन पर असर ही नहीं करती, इसलिए ज़्यादातर केसेस में ब्रेन के इलाज के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, और इसी के कारण हार्मोन्स जो है डायरेक्टली ब्रेन से ब्लड में मिक्स भी नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होगी। प्रोटेक्शन मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, पूरा एक लेक्चर उसको डेडिकेट किया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें थी, मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे या पॉज करके नोट्स जरूर बनाए होंगे। लेक्चर नोट्स बनाते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेक्चर सुनते सुनते अगर आप बीच में पॉज करके नोट बनाते हैं तो रिविजन भी ज़रूर होता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और तब तक थैंक यू वेरी मच।